नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑल इन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 ईयर प्लान को हम आज बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। ए टू जेड सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में, चाहे इसके इतिहास की बात हो, कब ये शुरू हुआ, टोटल कितने पंचवर्षीय योजनाएं थे, कैसे ये बंद हुआ, सारे पंचवर्षीय योजनाओं के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, सब कुछ आज हम देखेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे आज के क्लास का। पहले हम समझते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना जो थी वो क्या थी। अब थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी नहीं चल रहा है, 2015 में ये बंद कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए योजना क्या होता है, एक प्लान क्या होता है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, पहले इसका सिलेबस चेक करते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मुझे जमता है, ये सब्जेक्ट मेरे लिए हार्ड होता है, तो इस सब्जेक्ट को मैं इतना दिन दूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, और इस सब्जेक्ट को मैं इतने टाइम पढ़ूंगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक प्लान सेट कर रहे हो। तो पंचवर्षीय योजना भी क्या था, इंग्लिश में हम प्लान कहते हैं, हिंदी में योजना कहते हैं। ये 5 साल की दीर्घकालिक योजना थी जो हम अपने देश के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, कृषि, सेवा, हर अलग अलग क्षेत्र के उन्नति के लिए प्रॉपर प्लान करते थे कि हम 5 साल में इन इन क्षेत्रों में ये काम करेंगे। ठीक है, तो देश के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक विकास के लिए तैयार की गई 5 वर्षों की दीर्घकालिक योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं कहलाती थी। इसकी शुरुआत आज़ादी के बाद 1951 में हुआ। वैसे आज़ादी से पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम कराए गए, तब जाकर पंचवर्षीय योजना का एक बेस बना, उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए आप याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, 1951 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। अब पंचवर्षीय योजना का निर्माण जो है, इसके लिए एक अलग कमीशन भी बनाया गया था जिसका नाम था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन का जो शुभारंभ हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, वो 1950 में हुआ था। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन जो है योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना को बनाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इसका निर्माण योजना आयोग करता था। 1950 में योजना आयोग बना था। 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई, और बाद में पंचवर्षीय योजना भी बंद हो गई। अब पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, 7 स्ट्रेटजी और 3 ईयर एक्शन एजेंडा इत्यादि अपनाया जाता है। तो ये रही छोटी मोटी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना शुरुआत से पहले अगर हम देखेंगे, आज़ादी से पहले भी बहुत सारे छोटे मोटे काम हुए हैं। तो क्या क्या काम हुए हैं, तो बस इसको मैं फटाफट कीवर्ड की तरह पढ़ देता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जैसे कि 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था, जिसमें भारत के विकास के लिए योजनाबद्ध आर्थिक ढांचे की आवश्यकता है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो अगर इनकेस पूछ दिया जाए कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये किसने लिखा था, तो आप याद रख सकते हैं कि किन्होंने लिखा था। ठीक है, उसी तरीके से जल्दी पढ़ लेते हैं। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में योजना आधारित विकास का प्रारूप बनाना, एक ढांचा बनाना इनका काम था। ठीक है, इसमें यहाँ पे हुआ था। उसके बाद 1944 में बॉम्बे योजना, बॉम्बे प्लान, इसमें क्या किया गया, टाटा, बिरला जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके द्वारा 15 वर्षीय विकास योजना का प्रस्ताव किया गया। फिर 1944 में गांधीयन योजना, समाजवादी शैली की ग्रामीण आधारित योजना का प्रस्ताव दिया गया। 1945 में पीपल्स प्लान, ये क्या है, एम.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। फिर 1947 में आर्थिक कार्यक्रम समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत की आर्थिक दिशा तय करना इसका काम था। इन प्रयासों के बाद योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना की नींव रखी गई। तो ये एक शुरुआती तौर पे इससे पहले क्या क्या काम हुआ था वो हमने देखा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कैसे हुई। तो हमने ये देखा था कि इसके लिए प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में, अगर एग्जैक्ट डेट हम बात करें तो 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के
कैबिनेट मंत्रालय के एक प्रस्ताव के यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। कैबिनेट मंत्रालय के, इसको हम कैबिनेट रिजोल्यूशन भी कहते हैं, इसके माध्यम से योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया था। इसलिए योजना आयोग ना कोई संवैधानिक इकाई थी ना सांविधिक इकाई थी। इसका मतलब आप समझिए, ये योजना आयोग जो था वो गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और गैर सांविधिक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। इसका मतलब क्या होता है कि योजना आयोग के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, ना ही संविधान के किसी अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया गैर संवैधानिक, जहां इसका क्या अर्थ होता है, किसी संस्था का उल्लेख भारत के संविधान में सीधे तौर पर नहीं किया जाता। और गैर सांवैधिक का अर्थ होता है किसी संस्था का निर्माण संसद द्वारा, जैसे कि हम किसी संस्था का निर्माण करते हैं ना, कि संसद के द्वारा एक अलग से कानून भी बनाते हैं, तो उसका प्रोसेस है कि वो जाकर लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लगेगा, है ना। तो ये इस टाइप का चीज़ यहाँ पर नहीं हुआ था, तो ये है गैर सांविधिक। इसका अर्थ क्या है कि उस संस्था का निर्माण संसद द्वारा पारित किसी विशेष कानून या विधान के माध्यम से नहीं किया गया। तो योजना आयोग जो था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप की बॉडी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक कैबिनेट रिजोल्यूशन के माध्यम से सेट किया गया था, बनाया गया था। ये एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक बॉडी थी। तो इसका मतलब आप समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं इसका उद्देश्य, इसमें संसाधनों का आकलन करना, देश में टोटल जो हमारे संसाधन है हमारे पास क्या क्या है उसका आकलन करता था। आर्थिक प्राथमिकताएं तय करना, आर्थिक प्राथमिकताएं का मतलब कौन सा काम हम पहले करेंगे, कृषि क्षेत्र में हम अभी ध्यान दें या फिर उद्योग क्षेत्र में हम अभी ध्यान दें, तो ये सब प्राथमिकताएं तय करना और पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, ये सब जो है योजना आयोग का काम था। 2014 में नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो उसने योजना आयोग को भंग कर दिया और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, इसकी स्थापना की गई। अब नीति आयोग भी अगेन इसी तरह का योजना आयोग की तरह ही बॉडी है, मतलब गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक, ठीक है। नीति आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। नीति में फुल फॉर्म देख लेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये योजना आयोग की तरह ही गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक संस्था है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित, इसका मतलब जो है ये जो दोनों संस्था है, तो इसका जो स्थापना कैसे किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव कैबिनेट रिजोल्यूशन के माध्यम से किया गया, सेम जो कि मैंने यहाँ पर बताया योजना आयोग के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अगेन पंचवर्षीय योजना में। तो पंचवर्षीय योजना अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना भारत देश में चलाई गई और जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, वो 2017 में समाप्त हुई। तो एक एक करके हम पहली से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जिक्र करते हैं, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। तो कुल 12 जो पंचवर्षीय योजना है उसके बीच बीच में योजना अवकाश, अनवरत योजना, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या है योजना अवकाश, क्या है अनवरत योजना, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी छोटा सा ये योजना अवकाश के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी। तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी कि पंचवर्षीय योजना को चलाना या उसको बना पाना संभव नहीं हो पाता था, सरकार गिर गई या फिर कुछ ऐसा होगा कि युद्ध आ गया, तो उस केस में क्या हुआ था, योजना अवकाश लाया जाता था। एक एक साल की छोटी छोटी योजनाओं पर काम किया जाता था, उसको हम कहते हैं योजना अवकाश। आगे उस पर डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं हम प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951। मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 1951 में चालू हुआ, तो 5 साल तक चलेगा। पंचवर्षीय योजना है तो 5 साल इसमें जोड़ दो, 51 से लेकर 56 तक चला। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई थी और 1956 तक चली। तो इसकी अवधि याद रख लेंगे, 51 से 56। सबसे पहली चीज़ तो ये पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1951 से 1956। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हर पंचवर्षीय योजना किसी न किसी एक मॉडल पर बेस्ड रहता था। मॉडल का क्या अर्थ हो गया, देखा जाता था कि अलग अलग देशों में कौन सा मॉडल चल रहा है। बड़े बड़े जो अलग अलग देशों के अर्थशास्त्री थे या फिर जो ज्ञानवान व्यक्ति थे,
अर्थशास्त्र से संबंधित जो कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं या किसी अर्थशास्त्र के नाम पर ही कोई मॉडल चल रहा है उसको फॉलो किया जाता था। ठीक है, तो मॉडल इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो नाम था मॉडल हेराल्ड डोमार मॉडल। ठीक है, तो हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी, जो आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय करना जरूरी है इस बात पर जोर देता था। इसका ये मतलब है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था का तभी विकास करोगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी संचय करोगे। तो ये हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ दिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमार मॉडल पर। ठीक है, अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत पूरी तौर पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो पूरा मुख्य फोकस क्या होता था कि कृषि क्षेत्र में हम फोकस करें, कृषि क्षेत्र में हम उन्नति करें, और इसी पर ही आधारित थी। देखिए, इस योजना का मुख्य फोकस देश की कृषि क्षेत्र की स्थिति में सुधार करना था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत में एक तो खाद्यान्न संकट भी आ रहा था। ठीक है, खाद्यान्न संकट मतलब खाने के लिए जो अनाज थी उसकी काफ़ी कमी हो रही थी भारत को। तो प्राथमिकता क्या था? कृषि और सिंचाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले किस बात पर ध्यान दिया जाना था? कृषि और सिंचाई और बिजली, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो आप देख लीजिए। यह योजना, एक तो हम देख लेते हैं कि ये योजना सफल रही थी। इस अवधि के दौरान कई प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की गई। उनमें से एक है भाखड़ा नांगल डैम। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बनाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक टारगेट सेट किया गया था कि जो हमारा ग्रोथ रेट रहेगा, विकास दर रहेगा, हम 2.1%, 2.1% हम टारगेट करते हैं कि इतना हम विकास को पाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा 3.6% की वास्तविक विकास दर को हासिल करने में ये सक्षम रही। अब इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि पहला विकास कार्यक्रम था, ये भी शुरू किया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपको इतना कुछ कम से कम याद रखना है। अब हम आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। अब अगेन हम क्या करेंगे, 56 के बाद 57 नहीं लाएंगे, जो जब खत्म होता है ना उसी ईयर से हम चालू करते हैं। 56 से ही चालू कर रहे हैं। 56 में आप 5 साल जोड़ लो तो 56 से 61 हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो 56 से लेकर 61 तक, 56 से लेकर 61 तक चला। यह देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम कृषि क्षेत्र को ज़्यादा फोकस किए। दूसरे पंचवर्षीय योजना में हम औद्योगिक क्षेत्र को ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, कौन से मॉडल पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना? कौन से मॉडल पर आधारित थी? यह योजना भारतीय सांख्यविद पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिस कारण इसको महालनोबिस योजना भी कहा जाता था। मुख्य उद्देश्य, कृषि पर पहली योजना की सफलता के बाद दूसरा टारगेट किस पे किया गया? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना और उद्योगों की स्थापना करना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको औद्योगिक योजना भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें भारी उद्योगों का विकास करना मेन टारगेट था। उद्योगों का विकास कर, औद्योगिक क्षेत्र को इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया। औद्योगिक उपलब्धियां इसकी अगर हम देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े स्टील प्लांट स्थापित किया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है वो भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किया गया। अगर आप सीजीपीसी सीजीएफएम के तैयारी कर रहे हो तो कई बार छत्तीसगढ़ से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछ दिया जाता है कि भिलाई स्टील प्लांट जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। अब ना, अगर आपको एक टाइम फ्रेम याद रहेगा कि पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय का टाइम फ्रेम क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना जैसे 1956 से लेकर 61 तक चला, तो जितने भी महत्वपूर्ण काम है वो भी आप उस टाइम पीरियड के हिसाब से क्या कर सकते हो, गेस करके आसानी से बना सकते हो। जैसे भिलाई स्टील प्लांट कब बना? 1955 में बना
ना। तो 1955 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इस तरीके से भी एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप उस चीज़ को बना पाओगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया था वो सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में बनाया गया। उसी प्रकार से उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया गया। तो ये बड़े बड़े जो स्टील प्लांट थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बनाए गए थे। अन्य विकास की हम बात करें तो इस योजना के दौरान जो देश में आज बहुत अच्छे अच्छे IITs हैं, ठीक है, IITs मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सब सेकंड पंचवर्षीय योजना में ही हुआ। औद्योगिक नीति लाया गया, और इस पे यहाँ पर अब देखते हैं कि जो टारगेट सेट किया था विकास दर 4.5%, इसमें हम विकास दर थोड़ा सा जो टारगेट था उससे थोड़ा कम 4.27% ही हासिल हो पाया, इसलिए इसको मध्यम सफल योजना मानी जाती है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, अवधि 61 से लेकर 66। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर मतलब हम अपने देश में सारी चीज़ें, सारी गतिविधियां करें ताकि हमको बाहर से कोई चीज़ों के लिए डिपेंड या फिर निर्यात आयात ना करना पड़े, इंपोर्ट ना करना पड़े कोई भी चीज़। तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वयं सक्रिय उड़ान की स्थिति, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी इसका मतलब होता है। तो ये इसका बेसिक टारगेट था। कृषि को सर्वोच्च प्रधानता दी गई, विशेषकर गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया, क्योंकि जो खाद्यान्न समस्या थी वो तो दूर हो ही नहीं रही थी। और यहाँ पर आप देखोगे कि कृषि पर ध्यान दिया जा रहा था, गेहूं के उत्पादन में ध्यान दिया जा रहा था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड देखो 61 से लेकर 66। और हरित क्रांति भी अगर आप देखोगे तो 66-67 के आसपास हरित क्रांति भारत में आया, तो उसको भी हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ जब काम किया जा रहा था तो इसी के हिसाब से हरित क्रांति आई, है ना। मॉडल और नेतृत्व, तो मॉडल, इस योजना का जो मॉडल था वो गॉडगिल के मॉडल पर आधारित था, इसलिए इसको गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसका मेन कारण ये था कि भारत में जब उस समय 1960s के समय जो है एक तो पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों से भी उतना कुछ खास जम नहीं रहा था, जैसे कि चाइना से भी दिक्कत था, पाकिस्तान से भी दिक्कत था। तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध छिड़ गया, फिर 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ पड़ा। तो इससे क्या हुआ, भारत को आर्थिक रूप से काफ़ी क्षति हुई, संसाधनों का काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद 1965-66 में बोलते हैं कि काफ़ी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, है ना। तो ये सब के कारण जो है ये पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था, ये इसकी विफलता के कारण। परिणाम क्या हुआ कि इन संकटों के कारण मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा, जिसके कारण क्या हुई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ गई। मुद्रा का अवमूल्यन मतलब मुद्रा के मूल्य को गिरा देना, ठीक है। तो मुद्रा के मूल्य के गिराने से क्या होता है, महंगाई आती है, महंगाई बढ़ जाती है। इस योजना की विफलता के कारण सरकार को बाद में 1966 से लेकर 69 तक 3 वर्ष के लिए जो पंचवर्षीय योजना है उसको स्थगित करके योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे लाया गया। अब ये क्या है योजना अवकाश, इसको हम देखते हैं। तो पहली जो योजना अवकाश, ये पहली नंबर की योजना अवकाश है, बाद में हम और देखेंगे कि योजना अवकाश और आता है, ठीक है। तो पहली जो योजना अवकाश थी 1966 से 69, क्यों, क्योंकि बहुत सारे युद्ध हो गए थे, ठीक है। और इसके बाद पंचवर्षीय योजना पे काम करने लायक कुछ ऐसा था कि स्थिति थी नहीं, तो योजना अवकाश लाया गया। योजना अवकाश भारतीय नियोजन के इतिहास में कुछ ऐसे दौर, कुछ ऐसे समय भी आते हैं जहां पर पंचवर्षीय योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता था, तो योजना अवकाश लाया गया। 1 वर्षीय योजना थी, योजना अवकाश में क्या 1 वर्ष के लिए छोटे छोटे गोल सेट किए जाते थे, वो हो गया आपका योजना अवकाश। तो ये 3 साल तक चला, और इसी दौरान हरित क्रांति
भी आई। तो अगर आप हरित क्रांति की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है हरित क्रांति का, वो है भारत में 1960 के दशक में आ गया था, लेकिन भारत में आया 1966-67 में, 66-67 में। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम, राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो पंचवर्षीय योजना से हट के है और नहीं भी है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के दौरान ही ये सारी चीज़ें की जा रही, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ ही पढ़ा रहा हूँ ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो बन जाए। ठीक है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, तब आप लेंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। लेकिन अगर ऑप्शन में तृतीय पंचवर्षीय योजना ना रहे और योजना अवकाश रहे तो आप योजना अवकाश ले लेंगे, क्योंकि वास्तव में हरित क्रांति का कार्यक्रम 1966-67 में योजना अवकाश के दौरान ही आया था, पंजाब और हरियाणा से प्रारंभ हुआ था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना अवकाश 1969 तक चला, तो 1969 से लेकर 74, 69 से लेकर 74 तक ये 5 साल चला। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जब चला उसके बाद योजना अवकाश खत्म हुआ, तब जाकर ये आया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ विकास, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए विकास दर को बढ़ाना। इससे पहले हमने देखा था कि काफ़ी हमने युद्ध झेल लिया था, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए उद्देश्य क्या था कि आर्थिक स्थिति को जो बिगड़ा हुआ है उसको हम बनाएं, स्थिरता के साथ हम विकास भी करें। तो ये हो गया स्थिरता के साथ विकास। आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस है ना, तो विदेशी सहायता पर आत्मनिर्भरता कम करना, जो हम विदेशों से जितने भी सहायता लेते हैं वो सब हम कम कर सके। तो ये एक दो इसके मुख्य उद्देश्य थे। यह योजना अशोक रुद्र मेनन, कहीं कहीं पर AR मेनन शॉर्ट में लिख दिया जाता है, तो AR मेनन मॉडल पर आधारित थी। इस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये चौथी पंचवर्षीय योजना चला। अब इस समय जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य आप देख सकते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी बाद में हुआ था, उस पर भी हम आएंगे। तो ये राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो देखिए भारत में बहुत सारे बैंक थे और निजी बैंकों में ऐसा था, निजी बैंक एक तो किसको कहते थे, जहां पर निजी संस्थाओं का, व्यक्तियों का शेयर 50% से ज़्यादा होता है, चाहे वो 50% हो, चाहे 90% हो, चाहे 100%, तो उसको हम कहते हैं निजी बैंक। तो उस समय गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं, हमको अपने बैंक भी रखने पड़ेंगे और जो बैंक महत्वपूर्ण है उसको राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीयकरण क्या मतलब होता था कि सरकार क्या करती थी, 50% से ज़्यादा शेयर, 51% हो चाहे 60% हो, है ना, 50 से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 51, उतना शेयर सरकार खरीदी। तो ये हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इस योजना के पंचवर्षीय योजना के दौरान। कुछ इंपॉर्टेंट जो कार्यक्रम थे जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये भी शुरू किए गए। चुनौतियां क्या आई, फिर से युद्ध आ गया 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना, और 73 के वैश्विक तेल संकट के कारण भी इस योजना को भारी चुनौती का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इस युद्ध के कारण दिक्कत आई तो विकास दर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर जो टारगेट सेट किया गया था 5.7%, उसको प्राप्त करने में विफल रही, मात्र 3.3% रही। तो देखिए एग्जाम में ना ये सबका याद रखना भी मुश्किल है और पूछा भी नहीं जाता। आपको क्या पूछा जाएगा कि एक तो टाइम पीरियड पूछ दिया जाएगा, मॉडल पूछ दिया जाएगा, या जो उद्देश्य थे पूछ दिया जाएगा। वो भी सबका नहीं पूछा जाता, जो महत्वपूर्ण है ना। तो जितने भी महत्वपूर्ण रहता है उसको तो मैं आपको बोल ही देता हूँ कि ये चीज़ एटलीस्ट याद रखना। आगे आते हैं, अगला हम देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना,
1974 से लेकर 69 तक ये चला, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि। ठीक है, 74 से शुरू हुई और 69 तक चली। अब 69 तक चलना था, शेड ये था कि 74 से लेकर 69 तक चलना था, लेकिन ये 78 तक ही चली। एक वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया गया क्योंकि जो सरकार थी वो सरकार गिर गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है कि 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नवगठित जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया। इसका जो मॉडल अगर हम देखेंगे तो डीपी धर मॉडल पर आधारित मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ व रोजगार लाओ। गरीबी हटाओ इस योजना का मुख्य नारा भी था। गरीबी हटाओ, तो ये कई बार पूछ दिया जाता है कि गरीबी हटाओ नारा कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण जो उद्देश्य थे इसका, तो आत्मनिर्भरता, वही कि कृषि का उत्पादन हम अच्छे से करें, आत्मनिर्भर बने, रक्षा क्षेत्र में हम सक्षम बने, रोजगार का सृजन करना, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करना। ठीक है, सामाजिक असमानता, 20 सूत्री कार्यक्रम, ये सब कुछ इसके उद्देश्य थे। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने थोड़े बहुत कलर कर दिए हैं वो आप देख सकते हो कि इसको एटलीस्ट आप ध्यान रख लो। ठीक है, अब हम आते हैं लक्ष्य। इसमें 4.4% रखा गया था और 4.8% हासिल किया गया, तो ये एक सफल योजना थी। अब आते हैं अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। हुआ क्या था कि 79 तक चलना था, 79 तक नहीं चली। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ना कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 79 तक चलना था, 78 तक ही चल पाया। तो अनवरत योजना रोलिंग प्लान 78 से लेकर 80, 2 साल तक। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार द्वारा 78 में लाया गया, जो कि 80 तक ही चल पाया। इस योजना को 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने पांचवी पंचवर्षीय योजना को बीच में ही बंद कर दिया था। एक साल पहले ही पांचवी पंचवर्षीय योजना को बीच में बंद कर दिया गया और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अनवरत योजना लाई गई, जो कि 2 साल ही चला क्योंकि जनता पार्टी की सरकार भी नहीं चल पाई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। यह एक लचीली योजना थी क्योंकि इसमें हर साल योजना का मूल्यांकन किया जाता था कि कितना जो है काम कर रहा है योजना, और उसी दौरान उस पर चेंजेस कर दिया जाता था या फिर आगे नए गोल सेट किए जाते थे। तो एक ये लचीली योजना थी। ठीक है, 1980 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आ गई तो उसने अनवरत योजना को समाप्त करके फिर से पंचवर्षीय योजना को चालू किया और इस प्रकार से छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। अब ये शुरू हुई तो काफ़ी अच्छी बात, देखिए पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छा चीज़ ही था। कोई भी सरकार आती थी तो 5 साल में क्या क्या काम करेगी वो सेट भी करती थी और बहुत हद तक काम भी होता था। आज की डेट में आप देखोगे तो कुछ पंचवर्षीय योजना जैसे कुछ चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो अभी तो बेकार ही है। पहले पंचवर्षीय योजना जो थी अच्छी थी, बीच बीच में बंद हुआ है लेकिन दोबारा वो चालू हो जाता था, तो अच्छी चीज़ थी भाई, पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया। आगे हम देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में ये लाया गया। इसकी अवधि देखेंगे 80 से लेकर 85 तक। ठीक है, अब इसके उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन। अब बहुत सारे इसके आगे अगर आप देखोगे ना तो उद्देश्य आपको एक जैसे ही दिखेंगे। सभी योजना में हर जगह कहा जाएगा कि गरीबी को हम दूर करेंगे, रोजगार को लाएंगे, ठीक, शिक्षा को ध्यान देंगे। तो ये 2-3 फैक्ट तो आपको अब आगे सब में दिखेगा। तो सबका उद्देश्य इसलिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पहला दूसरा का याद रख लेना, पहला में हम कृषि पे ध्यान दिए, दूसरा में उद्योग में ध्यान दिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से ये याद करोगे। ठीक है, तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हो गए। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गरीबी उन्मूलन में क्या लिखा गया है कि इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य गरीबों को जड़ से खत्म करना था। हालांकि मालूम था कि ये काफ़ी चैलेंज वाला काम है कि गरीबी को जड़ से ख़त्म करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम कम से कम प्रयास तो करें कि अच्छे से अच्छा काम हो सके, तो इसमें इसको कहा गया। ठीक है, रोजगार सृजन, कृषि और संबंधित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विस्तार करना टारगेट था। और सेवा क्षेत्र, पहली बार सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र में भी ध्यान दिया गया और सूचना तकनीक की शुरुआत भी इसी दौरान हुआ। अब कौन से मॉडल पर ये था, तो देखिए अब देखेंगे कि मॉडल वगैरह आगे देखने को नहीं मिलता। अब नारा या फिर
थीम देखने को मिलता था, है ना। जैसे कि यहाँ पर नारा था, यहाँ पर अब मॉडल नहीं, नारे दिए जाते थे। तो यहाँ पर जो है, जो गरीबी हटाओ इससे पहले जो नारा था, यहाँ पर भी गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, यही एक इसका स्लोगन और थीम जैसा ही था। आगे भी हम देखेंगे आगे की योजनाओं में कि आपको एक नारा जैसे या थीम जैसे चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके प्रमुख कार्य और उपलब्धियां देखें तो 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाया गया। इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे पहले हमने देखा था ना कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ 15 अप्रैल 1980 को। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना की गई, बहुत ही महत्वपूर्ण, 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर। कई बार पूछ दिया जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कौन से समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड जो बैंक है वो खासकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ही किया गया है। 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड का ये पूरा नाम है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। आर्थिक उदारीकरण, मूल्य नियंत्रण को हटा दिया गया और राशन की दुकानों को बंद कर दिया गया, जिससे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। पहले क्या होता था कि हर चीज़ में गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि इसका मूल्य क्या होगा, गवर्नमेंट ही सब कुछ करने की कोशिश करता था। उदारीकरण का ये मतलब कि निजी हाथों में ज़्यादा पावर नहीं था, है ना। बाद में जो है एलपीजी लाया गया 1991 में, जब आर्थिक स्थिति भारत की बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तब जाकर पीएम उस समय तो नरसिम्हा राव थे, तो पीएम नरसिम्हा राव ने हमारे जो प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह जी को लाया, और मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी लाया, तब जाकर जो है भारत का अच्छे खासा विकास हो पाया। ठीक है, आगे उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, वो चीज़ में मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब ये देखते हैं कि उदारीकरण का शुरुआत हुआ। ठीक है। इस योजना की लक्षित विकास दर 5.2% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 5.7% रही, मतलब ये भी सफलता को दर्शाती है। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी, और इंदिरा गांधी का जो हत्या हो जाता है 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। सरकार बदलने के कारण छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार बनाई गई। तो कई बार ऐसा पूछ भी दिया जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार बनाई गई, तो छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार बनाई गई। पहले तो एक जनता पार्टी की सरकार की एक अपनी अलग सी छठी पंचवर्षीय योजना थी, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इनकी एक अलग छठी पंचवर्षीय योजना हो गई। तो छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार बनाई गई, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम 7वीं पंचवर्षीय योजना, 85 से लेकर 90 तक चला। ठीक, तो टाइम पीरियड याद रखेंगे, 85 से लेकर 90 तक चला। यह योजना राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में शुरू की गई थी, क्योंकि इससे पहले हमने देख लिया था ना कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई 84 में। अब 85 में इंदिरा गांधी तो है नहीं, तो राजीव गांधी बाद में प्रधानमंत्री बने, तो इनके कार्यकाल में शुरुआत की गई। अब हम देखते हैं कि योजना में मॉडल ना होकर क्या था, स्लोगन, नारा या थीम हुआ करता था। तो यहाँ पर नारा भोजन, काम और उत्पादकता, ये योजना का मुख्य नारा था। दूर संचार का विस्तार, कंप्यूटर नीति। राजीव गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि इनको टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था, ये कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सोचते थे और चाहते थे कि भारत में टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें जल्दी से आए। तो मुख्य बिंदु में दूर संचार का विस्तार, कंप्यूटर नीति, रोजगार कार्यक्रम में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण काम किए गए। सफलता की बात करें तो इस योजना की लक्षित विकास 5.0% थी, टारगेट 5.0% था, और अचीव किया गया 5.8%, तो ये सफलता थी। योजना के अंत आते आते भारत गंभीर आर्थिक संकट से भी जूझ रहा था, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने की कगार में थी। भारत को क्या है, भारत के पास विदेशी धन केवल 15 दिन का ही बचा हुआ था, और आईएमएफ से भी जो है गोल्ड गिरवी रख के पैसा लेना पड़ रहा था। इस टाइप की स्थिति आ गई थी, तो काफ़ी संकट से जूझ रहा था। इसलिए योजना अवकाश 2 पंचवर्षीय योजना को जब भी होल्ड कर किया गया तो योजना अवकाश लाया गया, ये हमने देखा। तो योजना अवकाश 2 आया 1990 में, और ये 1993
टू तक चला, 2 साल का। योजना अवकाश 2, तो 2 साल, 2 साल ही चला, 2 से 2 साल, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और योजना अवकाश जो है पहला 3 साल चला था और 3 पंचवर्षीय योजना के बाद आया था, तो 3 पंचवर्षीय योजना के बाद आया, उसके बाद 3 साल चला, फिर योजना अवकाश टू, टू है तो 2 साल चला। ऐसा कुछ कनेक्ट करके भी आप चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 90 से लेकर 92 तक चला। इस समय भारत एक तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत थी, प्रधानमंत्री कभी भी गिर जाता था, कोई भी नया प्रधानमंत्री बन जाता था, इस टाइप की चीज़ें भी हो रही थी। और एक तो आर्थिक संकट से भी, गंभीर आर्थिक संकट से देश जूझ रहा था। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आईएमएफ से, आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में हम कहते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इससे आर्थिक सहायता का आग्रह किया गया था। आईएमएफ की स्थापना कब हुई ऐसा पूछा जाए तो 1944 में। और आईएमएफ क्या करता है, कोई भी देश जो आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं रहती है, आर्थिक रूप से अनस्टेबल हो जाता है, उसको आईएमएफ मदद करता है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करो, ये काम करो, ऐसे कुछ शर्त भी रखता है। तो ये चीज़ हुआ उस समय, और यहाँ पर भुगतान संतुलन की समस्या बहुत गंभीर हो गई थी, जिससे देश को सोना गिरवी रखना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं, योजना अवकाश 2 इस कारण आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि योजना अवकाश 2 जब आया और 1991 के बाद क्या किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योजना अवकाश जो है 92 तक चला, तो 91 में क्या महत्वपूर्ण काम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन परिस्थितियों के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय 1992 में शुरू नहीं हो सका। इस अवधि के दौरान देश की तात्कालिक आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए 1 वर्षीय योजना एनुअल प्लान लागू की गई। इस अवधि में 1991 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, उस समय जो पीएम थे, नई सरकार ने कार्यभार संभाला और डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने देखा कि देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब है और एलपीजी लाना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले क्या थी, भारत जो है बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। अब एलपीजी जब आ गए तो भारत खुली अर्थव्यवस्था हुई। ये बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या है, इससे पहले क्लास में मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने, इन्होंने सबसे पहला काम किया एलपीजी। एलपीजी में एल होता है लिबरलाइजेशन, हिंदी में उदारीकरण। उदारीकरण मतलब सब चीज़ गवर्नमेंट नहीं करेगा, ढिलाई दी जाएगी, है ना। एकदम लाइसेंस राज था, पहले हर चीज़ करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, तो उस चीज़ में ढिलाई की गई, इसको कहा जाता है उदारीकरण। उसके बाद निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या है, प्राइवेट लोगों को भी आज़ादी दी गई। जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पहले हुआ नहीं करता था, तो ये चीज़ हुआ। वैश्वीकरण, बाहर के कंट्री को, बाहर के देशों को छूट दिया गया कि आप यहाँ पर आओ, निवेश करो। तो ये सब नीति अपनाया गया, जिसको कहा जाता है एलपीजी रिफॉर्म्स। इसके बाद ही भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी, है ना। अब आते हैं हम 8वीं पंचवर्षीय योजना, 1992 से लेकर 97 तक चला। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 92 से लेकर 97, ये याद रख लेंगे। इस योजना को राव मनमोहन योजना के नाम से भी जाना जाता है। नरसिम्हा राव आपका पीएम और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, ठीक है, इनके नाम से भी जाना जाता है। आईएमएफ के अर्थशास्त्री, देखिए हमने ये देखा था कि आईएमएफ से मदद ली गई तो कुछ ना कुछ शर्त रखते हैं ना। तो उस समय क्या हुआ था, जो आईएमएफ के अर्थशास्त्री थे जॉन मिलर, इन्होंने जो गाइडलाइंस दिए थे उसके हिसाब से भी 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम किया जाएगा उस पर ध्यान दिया गया है। तो उसके अनुसार एलपीजी रिफॉर्म्स, विदेशी निवेश, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि पर ध्यान दिया गया इस योजना में, और इसलिए इसको मिलर मॉडल भी कहा जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास, इसके अंतर्गत मानव संसाधन में क्या काम करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि में ध्यान देना। जनसंख्या नियंत्रण, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी तो उसको नियंत्रित करना, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा, 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के पूर्ण साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखना। बुनियादी ढांचा जैसे कि आपका ऊर्जा हो गया, बिजली,
परिवहन, सड़क वगैरह, संचार और सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों का विकास करना, ये मुख्य उद्देश्य थे। क्या क्या प्रमुख कार्य किए गए? भारत ने इस योजना के दौरान विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्यता 1995 में ग्रहण की। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया। इस योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिला। ये इसके कुछ उपलब्धियां थी। सफलता की हम बात करें तो लक्ष्य रखा गया था 5.6%, इससे ज़्यादा ही हासिल किया गया 6.5%। अब हम आते हैं अगला, नवीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 2002, तो ये इसकी अवधि थी। आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर ये चालू किया गया था। ठीक है, 1947 में आज़ाद हुआ, इसके 50 साल बाद ये आया 1997 में। तो आज़ादी के 50 साल बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो नवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक चीज़ और याद रख सकते हो, देखिए 2002 तक चला है और 2000 सन में बनाया छत्तीसगढ़। ठीक, तो छत्तीसगढ़ कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं समतापूर्ण विकास का नारा दिया गया नवीं पंचवर्षीय योजना में। मुख्य उद्देश्य क्या थे? रोजगार सृजन, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा किया जा सके देश में। मानव विकास, वही शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सेवाओं पर जोर देना। आत्मनिर्भरता, चाहे खाद्य की बात हो, खाद्य सुरक्षा और बुनियादी ढांचे या अर्थव्यवस्था की बात करें तो आत्मनिर्भर बनना टारगेट रखा गया था। निजी क्षेत्र की भागीदारी, आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। प्रमुख उपलब्धियां और कार्य देखते हैं तो इस योजना के दौरान 1998 में पोखरण रेंज, जो राजस्थान के पोखरण रेंज था, इसमें परमाणु परीक्षण किया गया सफलतम। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किया गया था ये परमाणु परीक्षण, जो कि सफलतम परमाणु परीक्षण रहा और इसी के बाद हम एक जो है परमाणु संपन्न राष्ट्र बन पाए। ठीक, 2006 में मनरेगा की शुरुआत हुई, तो वन ऑफ द सक्सेसफुल, बेस्ट, जो भी बोलो, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा योजना माना जाता है आज तक। तो 2006 में मनरेगा की शुरुआत हुई इसी योजना के दौरान। अब यहाँ पर देखोगे तो 1999 में कारगिल युद्ध आ गया, जिसके कारण थोड़ा सा प्रदर्शन में दिक्कत हुआ। इसमें जो टारगेट किया गया था ग्रोथ रेट, वो 6.5% टारगेट किया गया था। कहीं कहीं पर 7% भी लिखा जाता है। तो होता क्या है कि पहले 7% टारगेट किया जाता है, फिर कुछ दिक्कत आ जाता है, जैसे कारगिल युद्ध आ गया तो उसको घटा दिया जाता है कि अब हम 6.5% अचीव करेंगे। लेकिन 6.5% अचीव ना करके हाँ, जो अचीव किया गया वो 5.5% ही रहा, है ना। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक की इसकी अवधि रही। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी और बाद में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व के काल में लागू हुई। तो मनमोहन सिंह जो है 2004 में आई थिंक, हाँ 2004 में पहली बार बनते हैं। तो ये 2002 से लेकर 2007 थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह जब आए तब ये चला। इस योजना का नारा समता के साथ विकास। मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो विकास दर है वो 8% हम लक्षित जो रखा गया था कि 8% विकास दर को हम हासिल करेंगे। अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करेंगे, ये सब इसके उद्देश्य थे। 2007 तक साक्षरता दर को 75% बढ़ा देंगे। 2007 तक पूरे देश में वन आवरण को 25% तक बढ़ाना और 2012 तक सभी गांव बस्तियां हों, सब जगह पानी की जो व्यवस्था है वो उपलब्ध करना। इस योजना की जो लक्षित विकास दर 8% थी, लेकिन जो वास्तविक विकास दर थी वो 7.8% रही। यह अब तक की जितने भी इससे पहले योजना चली उसमें सबसे सफलतम योजना में से एक थी। इसके बाद और योजना आता है जो इससे थोड़ा सफल होता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, अब तक की सबसे सफल योजना थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे ज़्यादा जो टारगेट हासिल किया गया, जब प्रधानमंत्री कौन थे, यहाँ पर देखते हैं मनमोहन सिंह।
मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री में रहते दो आपको पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगा, 10वीं और 11वीं। और इन दोनों पे जो टारगेट रखा गया था उसके करीब करीब भी पहुंचा गया और सबसे ज़्यादा सफल भी रहा, 7.8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12, 11वीं पंचवर्षीय योजना की ये अवधि थी। यह योजना प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लागू की गई। उद्देश्य क्या था, किस थीम पे लाया गया था इसको, तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर। ठीक, तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास ये इसका थीम था। शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना था। पीएम मनमोहन सिंह ने इसे भारत की शैक्षणिक योजना की संज्ञा भी इस कारण दी थी। शिक्षा में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी इस योजना में, जो जिसके बाद सर्व शिक्षा अभियान भी सुनिश्चित किया गया। और तीव्र विकास का मतलब क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हम बढ़ोतरी करके 9% प्रति वर्ष हम बढ़ेंगे, ये एक टारगेट रखा गया था। समावेशी विकास, यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्ग, विशेषकर गरीब हो चाहे वंचित वर्ग हो। समावेशी का मतलब वही होता है कि सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं ना, समावेशी का मतलब वही होता है कि सबको लेकर चलना। प्रमुख कार्य और उपलब्धियां इस योजना के इतिहास, भारत के इतिहास में जो है अब तक की सबसे सफल योजना में एक थी। तो अब तक की सबसे सफल योजना अगर हम देखेंगे तो मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल की जो पंचवर्षीय योजना है वही है, चाहे 10वीं हो चाहे 11वीं है, दोनों सबसे सफल योजना में से एक थी। 11वीं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब तक की सबसे सफल योजना में से एक थी। कौन सी योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 9% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। विकास दर लगभग 7.9%, लगभग 8% रही। वैश्विक वित्तीय संकट 2008 में आया, 2008 का मंदी हम बोलते हैं ना, जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुआ, नहीं तो ये जो 9% रखा गया था उसको हम पा भी लेते। तो ये हो गया 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम आते हैं आखिरी पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से लेकर 17 तक चला। उसके बाद पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम देख लेते हैं। टाइम पीरियड 2012 से 17 तक। इस योजना का मुख्य विषय जो थीम क्या था, तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। समावेशी का मतलब समझ गए थे, सबका साथ सबका विकास वाला चीज है ना। सतत विकास मतलब निरंतर विकास, ठीक है। तो मुख्य बिंदु स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा में सुधार, विनिर्माण, कौशल विकास और पर्यावरण, इन सारे क्षेत्र में ज़्यादातर ध्यान दिया जाना था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। उपलब्धियां क्या थी, योजना का लक्ष्य 8% विकास दर प्राप्त करना था, लेकिन वैश्विक और घरेलू आर्थिक चुनौतियों के कारण विकास दर 8% प्राप्त नहीं किया जा सका। यह भारत की अंतिम पूर्ण पंचवर्षीय योजना थी, जिसके बाद नीति आयोग ने 15 वर्षीय विजन दस्तावेज और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा। अब देखिए ये बकवास चीज़ भी लगती है कि आप आज से 15 साल बाद क्या करोगे। अब 5 साल की सरकार रहती जिसमें 1-2 साल तो उसको खुद को समझने में समय लग जाता है ना। तो ये पंचवर्षीय योजना ज़्यादा बेस्ट थी, इसको पता नहीं क्यों ख़त्म कर दिया गया, फिर ये दुनिया भर की चीज़ें लाई गई। चलो इस पर नहीं जाते, आते हैं टॉपिक पर। यह योजना मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शुरू की गई थी और बाद में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी जारी रही। योजना आयोग को 2015 में भंग कर दिया गया और हमने देखा था कि उसके बाद नीति आयोग को लाया गया और नीति आयोग के आने के बाद पंचवर्षीय योजना की परंपरा समाप्त हो गई। तो ये रहा पंचवर्षीय योजना का पूरा इतिहास, सब कुछ मैंने बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।